हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग लास्ट लेक्चर में केसी और केपी के बीच में रिलेशन देखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम को आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी रिप्रेजेंट करते हो और प्रेशर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दोनों के बीच में रिलेशन देखा था। और फिर कंडीशन भी देखा था कब केसी केपी के ग्रेटर होगा, इक्वल होगा एंड स्मॉलर होगा, ये देखा था। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओवरऑल हमने ये देख लिया था कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो हम उसका क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस कंडीशन पे लिखते हैं, किस टाइम पे लिखते हैं, जिस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज के लेक्चर में हम लोग बच्चे ये पढ़ने वाले हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इक्विलिब्रियम के वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। यही है भी फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो टोटल चार फैक्टर हैं जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, जिसमें तीन फैक्टर तो स्टूडेंट के हाथ में ही होता है कि अगर कोई बच्चा किसी केमिकल रिएक्शन को का स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दे तो भी रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन चेंज हो रहा है तो के इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, और अगर रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो के इक्विलिब्रियम को सिर्फ एक ही फैक्टर है जो चेंज कर सकता है, जिसका नाम क्या है, टेम्परेचर। ये जो फैक्टर है, जो फोर्थ फैक्टर हम लोग देखते हैं, जहाँ पे कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। के इक्विलिब्रियम को मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था, सेकंड या आई थिंक थर्ड लेक्चर में कहा था, के इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा का वरदान है, सिर्फ टेम्परेचर ही उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बाकी कोई भी फैक्टर उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर कहोगे सर बाकी तीन फैक्टर क्या है। तीन फैक्टर वो है जो स्टूडेंट कभी भी किसी रिएक्शन का चेंज कर देता है। जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके हाथ में होता है, बच्चों के हाथ में। तुम बैलेंस करने के टाइम में जो इंटीजर डालोगे वही इंटीजर, वही मोलर रेशियो होगा, और उसी रेशियो के चेंज होने से के इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। देखो पहला फैक्टर क्या है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन। तुम किसी केमिकल रिएक्शन को जैसे रिप्रेजेंट करोगे मोलर रेशियो चेंज होगा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बोलो ना हाँ या ना। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री चेंज हुआ तो भी केमिकल रिएक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तीसरा फैक्टर है रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में है तो भी के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं एक एक करके तीनों फैक्टर को तुमको पढ़ाता हूँ। ये तीन जो फैक्टर हैं ये कौन चेंज कर सकता है, इसमें केमिकल रिएक्शन ही चेंज हो जाते हैं। और जो चौथा फैक्टर है टेम्परेचर, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। बोलो हाँ ना। हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहला मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मैं कोई भी एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन ले लूँ। समझो मैं केमिकल रिएक्शन ऐसे लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, A प्लस B गिव्स C प्लस D। मैं एक लेता हूँ, ये एक हाइपोथेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हाँ या ना। स्टोइकियोमेट्री कुछ भी ले सकते हो, X Y M N कुछ भी ले लो। अगर मैं इसके के इक्विलिब्रियम को लिखूँ, किसको लिखूँ, के इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होगा। प्रोडक्ट क्या है, C इंटू क्या बेटा, D अपॉन A इंटू B, यही है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, के इक्विलिब्रियम ही होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं इस रिएक्शन को क्या करता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। क्या कर दूँ, पक्की बात। तो रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, रिएक्शन, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो जाएगा। बोलो ना हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, A प्लस बी। बोलो कुछ गलत कह रहा हूँ। इसके के इक्विलिब्रियम को मैं के डैश ले लेता हूँ। क्या ले लो, तो इसका के इक्विलिब्रियम कितना होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू बी। एकदम समझ में आए तो ही बोलना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू डी। बोलो यही होगा। हमने रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करो। दोनों रिएक्शन को अगर आप कंपेयर करते हो तो मैंने रिएक्शन को क्या किया, रिवर्स किया है। बोलो हाँ ना। तो इसका जो के इक्विलिब्रियम है, देखो यहाँ A और B क्या है, नीचे है, और C और D क्या है, ऊपर है। यहाँ देखो जस्ट उसका उल्टा है, इन्वर्स हुआ नहीं हुआ है। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 अपॉन के डैश लिख सकता हूँ। देखो 1 अपॉन के डैश। तो यही चीज़ है, पहला स्टेप है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, इन्वर्स हो गई। बोलो ना है ना। अब ये तो नहीं याद रखोगे ना, A प्लस बी गिव C प्लस D। कभी भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करोगे
उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स होगी। बोलो हाँ या ना, क्या लिख लोगे तुम, लिख लो। व्हेन, समझ में आया, पहला फैक्टर हर एक बच्चों को समझ में आया, बोलो ना हाँ या ना। सेकंड है स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, फिर से एक कोई समझाने के लिए रिएक्शन ले लो, बोलो ना बाबू हाँ या ना। चलो एक कोई केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, ए गिव्स प्रोडक्ट बी, यही है। अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिखूं तो क्या होगा, के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोलो ना हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को किसी भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर दूँ, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय इंटीजर x, किसी x इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तुम अपने मन में सोच लो, x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बोलो हाँ ना, 1/2 भी हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे, x से गिव्स क्या बेटा, x भी। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब इस कंडीशन में अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिखूँ, ध्यान से समझना, तो कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर x अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर x। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो ना हाँ या ना। अब दोनों जगह पावर कॉमन है तो पावर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कितना, x। बी बाई ए को क्या लिख दो, अगर ये बी बाई है तो इसको के, चलो इसको लिखने के लिए के डैश लिख देता हूँ ताकि तुमको डिफरेंस समझ में आए, बोलो है ना। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या गया, के डैश टू द पावर x। समझने वाली बात क्या आ गई कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तुम उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिए, बोलो है ना, तो के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ा, वो उसका क्या चला गया, पावर चला गया, बोलो ना है ना। रिएक्शन यही था ना, रिएक्शन यही था ना, ए गिव्स बी, तुमने क्या किया, उसको x से मल्टीप्लाई किया, तो x कहाँ चला गया, पावर में चला गया, बोलो ना हाँ ना। समझने वाली बात, याद रखने वाली बात क्या गई कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंटीजर इक्विलिब्रियम का क्या चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, बोलो ना हाँ या ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? फिर तुम्हारे मन में आएगा कि सर अगर डिवाइड करते हैं तो, बोलो हाँ ना। तुम्हारे मन में क्या आ गया, अगर डिवाइड करते हैं तो हो सकता है, कुछ गलत कह रहा हूँ। चलो एक कोई दूसरा रिएक्शन लेता हूँ मैं, तुमको डिवीजन करके, डिवीजन भी टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है। अब बताओ तुम इसी केमिकल रिएक्शन को कितने से डिवाइड करना चाहते हो, जैसे मैंने x से मल्टीप्लाई किया ना, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय इंटीजर x। अब मैं कहता हूँ किसी इंटीजर y से डिवाइड करते हैं, बोलो हाँ ना। इफ रिएक्शन इज डिवाइड बाय इंटीजर y, तो मैं तुमको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि तुम y से डिवाइड मत करो, 1/y से मल्टीप्लाई कर दो। एक ही बात हुआ, नहीं समझ में आया? जैसे तुमको एक नंबर है a, तुम इसको y से डिवाइड कर रहे हो, बोलो है ना। मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, तुम a है, a को मल्टीप्लाई कर दो 1/y से, तो अभी तो डिवीजन ही हुआ। एक बात तो समझ में आ गया कि डिवीजन ये टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कुछ गलत कह रहा हूँ तो बोलो। तो क्या हो जाएगा, 1/y a गिव्स क्या बेटा, कुछ गलत कह रहा हूँ। तो ये भी रिएक्शन अब y से डिवाइड ना हो, क्योंकि मैं कह सकता हूँ ना 1/y से मल्टीप्लाई हुआ, तो रूल वही रहेगा कि अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो ये क्या जाएगा, k डैश टू द पावर 1/। क्या कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया? तो पहला रूल क्या था कि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो के इक्विलिब्रियम इन्वर्स होगा। दूसरा रूल क्या आया कि अगर किसी रिएक्शन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो के इक्विलिब्रियम का कहाँ चला जाएगा, पावर, बोलो है ना। इफ ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय एनी इंटीजर देन दैट इंटीजर विल बी पावर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आया? फिर तुम्हारे मन में आएगा कि अगर डिवाइड किया तो 1/, कर देना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना? क्या हर एक बच्चों को समझ में आया? नोट करके यहाँ पे ये पॉइंट लिख लोगे। क्या लिखोगे नोट करके कि रिएक्शन को जिस इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे वो इंटीजर के इक्विलिब्रियम का पावर में चला जाएगा। थर्ड कौन सा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। समझा दूँ? समझो कोई एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, ए है कोई केमिकल रिएक्शन, ये दे रहा है सी,
क्या दे रहा है, C। इसका भी अपना कोई के इक्विलिब्रियम होगा। ये एक इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। इसका के इक्विलिब्रियम कितना होगा बताओगे, कितना होगा इसका, इक्वेशन 1 है इसलिए के इक्विलिब्रियम को के इक्विलिब्रियम 1 ले लेता हूँ। क्या आ जाएगा बेटा, सी मत करना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। दूसरा एक केमिकल रिएक्शन है बी गिव्स डी। बोलो कोई दिक्कत। इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। तो इसका जो के इक्विलिब्रियम K2 होगा, क्यों K2 लिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 है। कितना हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो A प्लस बी गिव्स क्या हो जाएगा बेटा, होगा नहीं होगा। तो अब मैंने किसी इक्वेशन को क्या किया है, ऐड किया है। क्या किया है, तो के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कहता है अगर रिएक्शन को ऐड करोगे तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। चलो करके देखते हैं, परेशान मत होना। अपन इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम लिखते हैं। बोलो लिख सकते हैं, यस। क्या होगा बेटा बता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट देखो क्या है, सी एन डी अपना प्रोडक्ट है ना, तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नहीं बेटा गलत बोल रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। प्लस नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है। बोलो हाँ या ना। अब रुक करके सोचा जाए, अगर हम रुक करके यह सोचते हैं, ध्यान से समझना, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू डी अपॉन बी। सी बाई ए को क्या लिख सकता हूं, K1 है, और डी बाई बी को क्या लिख सकता हूं, तो क्या निकल के आया, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, समझने वाली बात क्या आ गई कि जब तुम किसी दो केमिकल इक्वेशन को ऐड करोगे तो के इक्विलिब्रियम आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात हर एक बच्चा समझ में आ रहा है। व्हेन टू केमिकल रिएक्शन आर एडेड देन देयर के इक्विलिब्रियम विल बी मल्टीप्लाई। तुम कहोगे 3 ऐड होगा तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 ऐड होगा तो चारों को मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले नोट करके यहाँ पे पॉइंट क्या लिखोगे, इफ ए केमिकल रिएक्शन आर एडेड देन देयर के इक्विलिब्रियम, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, लिख लोगे ना। चलो अब तुम्हारे मन में फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि सर किसी केमिकल रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। अभी तो ऐड किया ना, तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई। तो जब सब्ट्रैक्ट रहेगा तो क्या होगा, डिवाइड। क्यों, सोच के बताओ। तुम तो अभी राइमिंग मिला दिए ना कि ये मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड होगा। अब क्या होगा कि अगर तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, समझो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर इसको तुम इसको सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता, माइनस करते तो क्या लिखते, a माइनस बी, ये लिखते ना। समझने वाली बात है कि तुम क्या करते, व्हेन रिएक्शन इज सब्ट्रैक्टेड, अगर मैं केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या लिखते तुम बताओ, a माइनस बी गिव्स। अब तुम क्या करोगे, या तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे, या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मैं क्या कहता हूं कि जिसको माइनस करना है ना, पहले उसको रिवर्स कर लो। क्या करना है, उसको रिवर्स। अब तुमने क्या किया, यहां पे इस लाइन को अभी ध्यान मत दो, मैं कहता हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। बोलो भाई ना। तो जिस रिएक्शन को माइनस करना है उसको पहले क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या कर दो, तो इक्वेशन 1 को एज इट इज रखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ए गिव्स क्या बेटा, सी। बोलो भाई ना। और जिसको माइनस करना है उसको क्या कर दो, बोलो। तो ये कितना हो जाएगा, डी गिव्स बी। बोलो ये अभी भी कितना रहेगा, K1, क्योंकि चेंज नहीं किया है। और इसको क्या किया, रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो ना, हाँ या ना। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, कर दे ऐड, तो क्या हो गया, a प्लस डी गिव्स, बोलो है ना। देखो माइनस डी को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस बी को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो है ना, यही हुआ ना।
तो जिस रिएक्शन को माइनस करना है उसको तुम्हें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो के इक्विलिब्रियम इनवर्स होगा, फिर दोनों को ऐड कर दो तो के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इस रिएक्शन का मुझे अगर के इक्विलिब्रियम लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, K1 इंटू 1/K2 डिवाइड बाय नहीं हुआ, समझ में आया। तो ये भी वही टाइप हुआ कि नहीं हुआ, ये अलग बात है, तुम्हारा आंसर सही निकला है। अगर रिएक्शन को माइनस करेंगे तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जिसको माइनस करना है उसको रिवर्स कर देना, ऐड कर देना। जब रिएक्शन ऐड करोगे तो के इक्विलिब्रियम आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो समझने वाली यही 3 चीज़ मैंने कहा था जो बच्चों के हाथ में होती है। पहला क्या, रिएक्शन को रिवर्स करोगे के इक्विलिब्रियम इनवर्स होगा। दूसरा, रिएक्शन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, वो इंटीजर के इक्विलिब्रियम के कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तीसरा, इतना ही याद करना है तुमको, अगर किसी दो रिएक्शन को ऐड करोगे वो दोनों का के इक्विलिब्रियम आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। जो के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकता है वो कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। और मैं कह सकता हूँ, देखो बाकी जितने भी तुमने रिएक्शन पढ़े, बाकी जितने भी तुमने फैक्टर पढ़े, ओवरऑल उस हर फैक्टर में रिएक्शन ही चेंज कर जा रहा था। बोलो है ना। रिएक्शन को रिवर्स किए तो भी रिएक्शन चेंज हुआ, किसी स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो भी चेंज हुआ, दो रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किए तो भी रिएक्शन चेंज हुआ। अगर रिएक्शन चेंज नहीं होता है तो फिर एक ही वो फैक्टर है जो किसी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, जिसका नाम क्या है, टेम्परेचर। अब यही तुमको यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है। अब क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो के इक्विलिब्रियम चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, दो अलग अलग टेम्परेचर लेता हूँ, समझना पहले मेरी पूरी बात को। एट टेम्परेचर T1, समझो जो के इक्विलिब्रियम है इसकी वैल्यू को मैं K1 ले लेता हूँ, बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और दूसरा एक पॉइंट ले लेता हूँ, एट टेम्परेचर T2 के इक्विलिब्रियम इज क्या बेटा, K2। हमने कोई एक केमिकल रिएक्शन लिया होगा हाइपोथेटिकली, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन, मुझे नहीं पता वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, मैं केमिकल रिएक्शन भी ले लेता हूँ। समझो ये कोई एक केमिकल रिएक्शन है, R गिव्स क्या बेटा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का नेचर कुछ भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक, याद है तुमको। तो इसका डेल्टा एच, ये डेल्टा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता केमिकल रिएक्शन कौन सा है। हमने एक ऐसे एज्यूम किया है कि अगर टेम्परेचर T1 लिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना है, K1, और टेम्परेचर T2 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K2। इसमें कोई दिक्कत। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन्ट ऑफ, जो क्लास 12 में आके तुमको पढ़ोगे। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वॉन्ट ऑफ इक्वेशन कहता है लॉग K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन ये तुम्हारा वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है। लॉग K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथैल्पी या चेंज इन हीट ऑफ द रिएक्शन, मैं तुमको पहले क्लास में बताया था, अपॉन 2.303। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, 1/T1 माइनस 1/T2। T1 T2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, दो अलग अलग टेम्परेचर है, K1 K2 अलग, तुमको ये पता हुआ है। डेल्टा एच क्या है, किसी भी रिएक्शन में जो इंथैल्पी का चेंज, हीट का चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इससे रुक करके मैं पहले तुमको ये सब चीज़ बता दिया था। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट। ये वांट ऑफ इक्वेशन। अब इस वांट ऑफ इक्वेशन पे हम अलग अलग कंडीशन लगा करके इस इक्वेशन को समझते हैं। अब मैं तुमको ये बताता हूँ, तुमसे अगर पूछे तो तुम्हारे मन में होगा कि सर ये इक्वेशन आया कहाँ से, इसको याद रखना है क्या, नहीं। ये इक्वेशन क्या कहता है तुमको सिंपल इतना ही याद रखना है। जब तुम क्लास 12 में आओगे तो मैं तुमको खुद बताऊंगा। अब रिएक्शन के दो नेचर हो सकते हैं, रिएक्शन के क्या हो सकते हैं, दो नेचर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, एक बार इंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है, दूसरी बार इंथैल्पी क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एक दो कंडीशन होगा या नहीं होगा, रुक करके समझना। अगर रिएक्शन पॉजिटिव है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा एच निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दो कंडीशन हो सकता है। दूसरा एक और कंडीशन हो सकता है कि T1 और T2 में से कौन सा ग्रेटर है, तो ये भी हो सकता है कि T1 से ग्रेटर T2 हो, और ये भी हो सकता है कि T1 से छोटा T2 हो। बोलो हाँ है ना। तो पहले हम लोग मान लेते हैं
कि T2 हायर टेम्परेचर है, T1 क्या है, लोअर टेम्परेचर। जो भी केस पढ़ेंगे अगर T2 लोअर T1 हायर होगा तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। बोलो ना, है ना। तो एक चीज मैं पहले तुमको फिक्स कर देता हूं कि T1 हायर टेम्परेचर होगा, T2 क्या होगा, लोअर। बोलो, है ना, कि टाइम के साथ हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेट अस एज्यूम T1 से ग्रेटर क्या है, T2 है, मतलब हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बोलो हाँ या ना। तो ये एक केस में पहले नहीं लेता हूं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। और टेम्परेचर ये पहले मैंने एज्यूम कर लिया, और दूसरा मैं यहाँ पर एज्यूम करने के बाद पहला केस पढ़ रहा हूँ, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। क्या पढ़ा दूँ, तुम जो कहोगे वो पढ़ा देता हूँ। कौन सा केस पढ़ाऊँ, एक्सो। तो चलो केस 1 हम लोग पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। बोलो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव। बोलो ना हाँ या ना बेटा, हाँ या ना, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, क्या कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, हर एक बच्चों को समझ में आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे रोशन, कि T2 की वैल्यू क्या है, T1 से ग्रेटर है। तो ध्यान से देखना, अब T1 छोटी है तो 1/T1, जितनी छोटी वैल्यू का तुम इन्वर्स करोगे वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो 1/T1 बड़ी वैल्यू होगी, 1/T2 क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। ये पूरा टर्म्स तो पॉजिटिव आएगा। बोलो ना हाँ या ना। नहीं समझ में आएगी, फिर से समझाओ। नहीं है तो एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम समझने की कोशिश करना। मैंने क्या केस एज्यूम किया है कि T1 और T2 में से T2 की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो ये पूरा टर्म्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। अगर T2 बड़ी है तो मैं तुमको ये भी लिख देता हूँ, इसका मतलब 1/T1 इज ग्रेटर देन 1/T2, क्योंकि T2 छोटा है तो 1/T1 बड़ी हो गई। क्या बाबू गलत कह रहा हो कि सही कह रहा हूँ। तो ये जो केस है ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव। तो ये तो हर केस में 1/T1 माइनस 1/T2 ये क्या आना है, पॉजिटिव। क्या मैं गलत कह रहा हूँ कुछ, नहीं। अब इस इक्वेशन को उठा करके मैं यहाँ लाता हूँ। बोलो ना हाँ या ना। तो ये इक्वेशन क्या है, log K2/K1 यही है ना बेटा, इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे को रोकना कि हाँ सर मेरे को ये नहीं समझा। बोलो, अब ये जो डेल्टा एच है ये वैल्यू कैसा है, निगेटिव, क्योंकि तुमने कहा था सर एक्सोथर्मिक पहले डिस्कस करो। तो डेल्टा एच क्या है तुम्हारा, निगेटिव। ये पूरा टर्म्स क्या है, पॉजिटिव। आर क्या है, आप कहोगे सर ये क्या है, गैस कांस्टेंट। और कभी भी इंथैल्पी के साथ, इंथैल्पी क्या एनर्जी है ना, तो एनर्जी की दो ही यूनिट हो सकती है, या तो जूल या तो कैलोरी। बोलो, अब जूल या कैलोरी में आर की दो ही वैल्यू हो सकती है, या आर की वैल्यू तुम 2 कैलोरी पर मोल केल्विन ले सकते हो, या आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो आर की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती। बोलो हाँ ना। तो ये पूरा टर्म्स क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव। आर भी क्या है, पॉजिटिव। इंथैल्पी क्या है, मतलब ये पूरा टर्म्स निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। अरे निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होगा ना। मतलब समझने वाली बात क्या गई कि log K2/K1 की वैल्यू निगेटिव आई। अरे बोलो ना हाँ या ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। तो समझने वाली बात क्या आ गई कि log K2/K1 की वैल्यू क्या आ गई। अब मैथ कहता है कि log की वैल्यू निगेटिव तभी आएगी जब जिसका तुम log ले रहे हो वो वैल्यू 1 से छोटी हो। अरे बोलो ना बाबू हाँ या ना। अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो सकता है बायो वाले बच्चों का थोड़ा log में प्रॉब्लम चलता होगा। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log A/B इज इक्वल टू होता है log A माइनस log B। बोलो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, log K2 माइनस K1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अब log K2 माइनस log K1 की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो रहा है, छोटा, ये वैल्यू क्या है, बड़ा। बोलो ना है ना। अरे छोटे में से बड़ी वैल्यू को निकालोगे तभी तो वैल्यू निगेटिव होगा ना।
इसका मतलब जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो रही है, कम। इससे अपने को क्या समझ में आया कि K2 की वैल्यू छोटी हो रही है किससे, बोलो ना, K1 से। K2 की वैल्यू क्या हो रही है, K1 से छोटी हो रही है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। बोलो ना, है ना। बस इतनी ही चीज़ तुमको याद रखनी है, बाकी ये सब कुछ याद, ये सब बस मैंने समझाने के लिए किया। बोलो ना, कुछ गलत कह रहा हूँ। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। बोलो हाँ ना। तो क्या लिख सकते हैं, फॉर थर्मिक रिएक्शन T2 ग्रेटर है तो K2 छोटा हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, कम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई। तो क्या लिख सकते हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन increase in temperature वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, बोल बेटा क्या हो गया। क्या कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, यही की पॉइंट हुआ। बोलो हाँ या ना। चलो अब तुम एक्सोथर्मिक समझ लिए, तो अब किसकी बात करूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करूं। चलो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंथैल्पी पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ये सब लेक्चर 1 में ही बताया था। तब तुमको लगा था सर यहाँ क्यों बता रहे हैं, ये तो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, लेकिन मेरे को पता था ना आगे यूज होगा। वन ऑफ इक्वेशन क्या कहता है, log K2 बाई इज इक्वल टू H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। कि बात हमने पहले लिया था कि T2 ग्रेटर देन T1, तो ये पूरा टर्म्स पॉजिटिव, इंथैल्पी भी क्या, इसका मतलब log K2 बाई K1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, पॉजिटिव। log K2 बाई K1 की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, log K2 माइनस log क्या बेटा, K1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। इसका मतलब K2 K1 से ग्रेटर है। बोलो, तो K2 ग्रेटर देन K1। तो देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है ना, बोलो। तो एक्सोथर्मिक के लिए इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेज। तो इंडोथर्मिक के लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ, बोलो हाँ ना। तुम कहोगे सर याद रखने वाली और कोई बात है क्या, तो तुम कहोगे एज ए टीचर मैं क्या याद रखता हूँ पता है क्या, एज ए टीचर मैं याद रखता हूँ आज के क्लास का समरी। इन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, ये किस में आ रहा है, इंडोथर्मिक में। तो कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाइल डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो हाँ ना। तो अगर मैं नोट करके लिखूं, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर किसको, इंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाइल डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज इन कैपिटल टी टेम्परेचर फेवर समझ में आया। तो अगर आपका रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम कम होगा। आपके रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। बोलो हाँ ना। तो तुमको कहोगे सर आप आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या। तो देखो समझाने के लिए टीचर को पहली मर्तबा हर कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। समरी पॉइंट क्या निकला कि कौन कौन सा फैक्टर है कि इक्विलिब्रियम में के इक्विलिब्रियम के वैल्यू को इफेक्ट कर सकता है, यही कहा था ना। आज के लेक्चर में समझाने के लिए मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया, लेकिन याद रखने वाली बात क्या थी, यही टोटल 4 पॉइंट। क्या क्या, कि कौन कौन सा फैक्टर है जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो स्टार्टिंग के 3 फैक्टर वो थे जहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही चेंज कर जा रहे थे। पहला फैक्टर क्या था कि अगर तुम किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करो, रिवर्स करो, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इन्वर्स होगा।
अगर किसी केमिकल रिएक्शन का तुम स्टाइकोमेट्री चेंज कर दो, मतलब किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, वो इंटीजर के इक्विलिब्रियम के कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तुम किसी दो केमिकल रिएक्शन को ऐड कर दो, के इक्विलिब्रियम आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तुम किसी केमिकल रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करो, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि टेम्परेचर किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे इफेक्ट कर सकता है, तो रिएक्शन का नेचर या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या तो एंडोथर्मिक हो सकता है। अगर रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी। रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। हम लोग सिंपल याद रखते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाइल डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो हाँ ना। दैट्स ऑल अबाउट योर फैक्टर अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम। तुम कहोगे, एक लाइन में लिख देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी तुमको कोई रिएक्शन गैसियस फेज में हो या कोई रिएक्शन एक्वस फेज में हो, तुमको कैसे प्रेशर बढ़ा दिया, के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा क्या। तुमको कह दे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा क्या। तो कौन कौन से फैक्टर है जहाँ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इफेक्ट नहीं करती है। तो पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। सिंपल याद रखना, के इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा का ही वरदान है, सिर्फ टेम्परेचर ही उसको क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। बाकी कोई भी फैक्टर हो, कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे, चाहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो, प्रेशर ऑफ गैस हो, या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज कर दे, कैटलिस्ट डाल दे, या कोई और इनर्ट गैस को डाल दे, कभी भी ये सब के इक्विलिब्रियम के वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है। ये होगा कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश थोड़ा फास्ट या स्लो हो सकता है, बट वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। कई बार तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी तुमको मिलेगा कि इन सब पे क्या के इक्विलिब्रियम चेंज करेगा, तुम कहना नहीं करेगा। बोलो ना हाँ या ना। यहाँ तक हर एक बच्चों को समझ में आई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, जो पढ़ा उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, XCF6 प्लस H2O गिव्स XCOF4 प्लस HF, और इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है ना, इसका के इक्विलिब्रियम की वैल्यू K1 दिया हुआ है। कुछ गलत कह रहा हूँ। दूसरा एक केमिकल इक्वेशन है, इसके के इक्विलिब्रियम कितनी दे रखी है, K2। मतलब दो को एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसका आप के इक्विलिब्रियम बताओ इन टर्म्स ऑफ K1 और K2। बोलो। तो ये अपना फाइनल रिएक्शन है, ये आपका फाइनल रिएक्शन है। बोलो ना हाँ ना। इस फाइनल रिएक्शन में पहले तुम देखो, XCO4 रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। तो अब ऊपर वाला रिएक्शन देखो, वो रिएक्टेंट साइड होगा या प्रोडक्ट साइड होगा। तो XCO4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है। बोलो। तो इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। समझ के देखो, तभी आएगा ना, क्योंकि इस फाइनल इक्वेशन में XCO4 किधर है, रिएक्टेंट साइड, और इस इक्वेशन में XCO4 किधर है, प्रोडक्ट साइड। तो ये रिएक्टेंट साइड लाना पड़ेगा। बोलो। तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। क्या ले लूं, तो इसको मैं इक्वेशन क्या ले लूंगा, EQ⁴ इस शॉर्ट में इक्वेशन को लिख दिया हूं। तो इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, XCOF4 प्लस 2HF गिव्स क्या, XCF6 प्लस क्या बेटा, H2। हमने इस इक्वेशन को रिवर्स किया तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये K1 की जगह अब क्या हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अब देखो 2HF भी यहाँ आ गया। अब इसमें क्या है, XCO3F2, XCO3F2 प्रोडक्ट साइड, H2O प्रोडक्ट साइड। बोलो। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को ले आता हूँ, एज इट इज सेम कर देता हूँ, कर दो। तो इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखता हूँ, तो क्या जाएगा, XCO4 प्लस XCF6 गिव्स क्या बेटा, XCOF4 प्लस XCO3F2। इक्वेशन 2 को हमने एज इट इज लिखा है, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, K2 ही रहेगा। अब क्या करूं, दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। बोलो हाँ या ना। तो देख, XCF6 कैंसिल हुआ, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, नहीं। XCF6 कैंसिल, XCOF4 कैंसिल। तो रिएक्टेंट साइड क्या बचा, XCO4 प्लस क्या बेटा,
2HF, यही बचा। रिएक्टेंट साइड और कुछ बचा नहीं। प्रोडक्ट साइड क्या बचा, HCF2 प्लस क्या बेटा, इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया है तो ऑब्वियसली इसका के इक्विलिब्रियम आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम कितना जाएगा, K2 इंटू 1/K1, तो सीधा सीधा K2/K1। क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर पाओगे, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बोलो ना हाँ या ना। कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज। कैटालिस्ट के लाने से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्या स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं। और एक लास्ट लेक्चर में तुमको बताया भी था, कभी भी एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन में अगर एसर्शन गलत हो जाए तो ऑप्शन 4 ही होता है। बोलो हाँ ना। सेकंड कह रहा है कैटालिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन द सेम एक्सटेंट। ये भी गलत है। कैटालिस्ट फॉरवर्ड कोई भी रिएक्शन, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप कैटालिस्ट डालते हो तो कैटालिस्ट रिएक्शन के क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है। तो अगर फॉरवर्ड के रेट को बढ़ा रहा होगा तो बैकवर्ड के रेट को साइमल्टेनियसली क्या करेगा, कम करेगा। और फॉरवर्ड के रेट को कम करेगा तो बैकवर्ड के रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बोलो ना है ना। तो ये तो असर्शन ही गलत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये लिया है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। किससे लिया है? ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से स्टेट ऑफ गैसियस स्टेट चैप्टर हटा दिया है। ये टॉपिक वहीं पे था। और इक्विलिब्रियम में अगर ये तो है तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तुम इसमें मत रहना कि वो चैप्टर हट गया तो क्वेश्चन इस पर नहीं आएंगे। डाल्टन्स लॉ पे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अब कहाँ आ गए हैं, इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैस डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ किसके लिए था? मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस। किसके लिए था? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस। वो दो गैस के मिक्सचर या दो से ज्यादा गैस के मिक्सचर पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल होगा जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें से कौन सा है जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे? O2 and CO2 आपस में रिएक्ट करेंगे, N2 and O2 नहीं करेंगे। तुम कहोगे इसमें क्यों सर आप N2 कह रहे हो? तो N2 आप केमिकल बॉन्डिंग में जानते हो, N2 के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बोलो ना है ना। और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो N2 की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये क्या होती है, ज़्यादा होती है। और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज की होगी। तो ये टूटेगा तभी तो किसी से रिएक्ट करेगा ना। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। तो ये लेस रिएक्टिव है। सिंपल सोचो ना, एटमॉस्फेयर में 70% क्या है, नाइट्रोजन ही है। अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करता तो फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रहता क्या, किसी न किसी से रिएक्ट कर चुका होता। तो नाइट्रोजन समझ में है। बाकी हर गैस रिएक्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट। Equal amount of two gas of molecular weight 4 and 40 are mixed. The pressure of a mixture is 1.1 atmosphere. तो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटर गैस बताओ। तुमने दो गैस लिया है, ये भी डाल्टन्स लॉ का क्वेश्चन है। कभी भी मिक्सचर ऑफ गैस आ जाए तो डाल्टन्स लॉ गया। तुमने क्या लिया है, एक गैस 1, दूसरा क्या लिया है, गैस 2। क्या कोई दिक्कत? इन दोनों गैस को मिक्स किया है। एक का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 4, और दूसरा का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40। क्वेश्चन में एक फ्रीडम दिया हुआ है कि कह रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टू गैस। दोनों का तुमने वेट क्या लिया है, इक्वल। बोलो तो क्वेश्चन में क्या दिया है तुमको फ्रीडम, इक्वल वेट। बोलो है ना। तो अगर इक्वल वेट दिया है तो दोनों का इक्वल वेट तुम कितना पकड़ोगे बताओ, एक्स मन में सोच रहे होगे। मैं कहता हूं कभी भी क्वेश्चन में इक्वल वेट का क्वेश्चन आ जाए तो वेट किसी एक के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ले लो, कम से कम उसका मोल तो 1 आएगा। बोलो तो मैं क्या करता हूं, इस गैस का भी जो वेट है ये 40 ग्राम ले लेता हूं और इस गैस का भी वेट क्या लेता हूं, 40 ग्राम। क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से अलग हो गया क्या? नहीं। इक्वल वेट था तो दोनों का वेट 40 ग्राम ले लिया। बोलो ना हाँ या ना। कहता है जब इन दोनों गैस को आपने मिक्स करा होगा, इन दोनों गैस को आपने क्या करा होगा, तो उस कंटेनर में जो प्रेशर आ गया पी टोटल ऑफ गैस वो कितना आया, 1.1 एटमॉस्फेयर।
तो कह रहा है जो लाइटर गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसका क्या बताओ, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू क्या बेटा, टोटल प्रेशर। बोलो तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.1। अपने को मोल फ्रैक्शन लाइटर गैस का निकालना होगा। बोलो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लाइटर गैस क्या है, गैस 1। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 निकालूं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 2। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते उसका मोल अपॉन टोटल मोल, यही करना होता है। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब मैं क्या करूं, मोल निकालने के लिए इसका वेट कितना है 40, मॉलिक्यूलर वेट कितना, तो मोल ऑफ गैस 1 निकालूं तो कितना बेटा 40/4 कितना 10। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? और मोल ऑफ गैस 2 निकाल दूं, मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना बेटा 40/40 कितना 1। तो मुझे जो चाहिए निकल गया। तो गैस 1 का मोल कितना 10, नीचे में कितना 10 + 1 कितना 11। तो ये आ गया 10/10 + 1 तो कितना बेटा 10/11। पुट कर दूं 10 कितना। अब टोटल प्रेशर कितना था 1.1। एक का पार्शियल प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर आए तो दूसरे का कितना होगा 0.1, क्योंकि डाल्टन्स लॉ कहता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैस इज इक्वल टू क्या बेटा टोटल। तो दोनों गैस का मिलकर प्रेशर कितना होगा 1.1। तो एक का 1 आए तो दूसरे का कितना होगा। समझ में आया? घबराना नहीं है, डाल्टन्स लॉ को कैसे डील करना है, बहुत शांति से तुम इसको साइलेंटली डील कर सकते हो। कुछ गलत कह रहा हूं? A closed vessels contain equal number of nitrogen and oxygen molecule। अब यहाँ पे क्या इक्वल है, मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। क्या इक्वल है, और मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो मोल्स इक्वल होंगे। अरे याद करो मैंने मोल कॉन्सेप्ट में कहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल है तो डजन इक्वल होंगे, क्योंकि नंबर से मोल निकालने के लिए हम Na से डिवाइड करते हैं। बोलो तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और दोनों के मॉलिक्यूल इक्वल है तो मोल्स इक्वल होंगे। अरे बोलो ना। तो वेन कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इक्वल क्या हो गए, क्या समझ पा रहे हो मोल कॉन्सेप्ट को। एट प्रेशर कितना बेटा P एटमॉस्फेयर। कह रहा इफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड, नाइट्रोजन को आपने क्या कर दिया रिमूव कर दिया, देन प्रेशर विल बी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अरे दोनों के इक्वल मोल थे तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। बोलो हाँ ना। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P टोटल इनटू क्या बेटा, क्या मैं गलत कह रहा हूं। अब दोनों के इक्वल मोल थे तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया हाफ। बोलो तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू P टोटल बाई हाफ। क्या मैं गलत कह रहा हूं, बोलो ना हाँ ना। अब तुमने क्या कर दिया, एक गैस को हटा दिया, कंटेनर सेम है तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए हाफ, तो प्रेशर भी क्या हो जाएंगे हाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या ऐसी कोई बात जो तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूं। प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2 एंड 2 ग्राम ऑफ O2 कन्फाइंड इन ए बल्ब ऑफ क्या बेटा 1 लीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तुमसे क्या पूछा है, प्रेशर ऑफ मिक्सचर पूछा है। तो क्या करोगे, प्रेशर ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे, इसका क्या है वेट दिया, इसका वेट दिखा, दोनों का मोल निकल जाएगा। बोलो ना हाँ ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या मैं गलत कह रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा P टोटल इज इक्वल टू, यहां से इसके मोल निकाल लोगे, यहां से इसके मोल निकाल लोगे, और यहां से क्या करोगे इसके मोल निकाल लोगे। मान लो फॉर एग्जांपल इसका मोल मैं तुमको बता देता हूं कितना जाएगा 4/32 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मोल करोगे तो कितना जाएगा 2/2। दोनों को ऐड कर दो
तो तुमको क्या निकल जाएगा टोटल में, बोलो। तुम लगा दो पी वी इजिकल टू एन आर टी, क्या लगा दोगे? तो पी टोटल इजिकल टू एन टोटल इंटू आर इंटू टू, आइडियल गैस इक्वेशन, बोलो ना हाँ ही ना। अब इसके मोल कितने आ गए? 4/32 अपॉन कितना बेटा? ये 2/2 कितना हो गया? 1, बोलो ना हाँ ही ना। 4/32 अपॉन 2/2 कितना हो गया? 1, बोलो ना हाँ ही ना। तो ये टोटल मोल हो गया। आर की वैल्यू जब भी पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाते हैं तो 0.082 वाली लेते हैं, तो कितना लेंगे? 0.082 इंटू टेम्परेचर, किस में? केल्विन स्केल। कितना टेम्परेचर दिया हुआ है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो ना। तो कितना जाएगा? 273। कोई दिक्कत? और यहाँ पे भी तो वॉल्यूम होगा ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर, तो डिवाइडेड बाई कितना? पी टोटल निकल गया। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ या ना? बस पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा दिया, 2 गैस थे, दोनों से उसका मोल निकाला, टोटल मोल निकाला, निकाल करके आप सॉल्व कर दोगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? कह विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp ग्रेटर देन Kc, किस इक्वेशन के लिए Kp की वैल्यू Kc से क्या होगी? ग्रेटर होगी। तुमको याद है Kp Kc का रिलेशन क्या निकाला था? कहा था Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, और Kp Kc से ग्रेटर तभी होगा, Kp Kc से ग्रेटर या तो डेल्टा Ng पॉजिटिव होगी या डेल्टा Ng क्या होगी? निगेटिव होगी। अगर डेल्टा Ng निगेटिव है, डेल्टा Ng निगेटिव है, इसका मतलब Kc ग्रेटर है, और डेल्टा Ng पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या बेटा? तो इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। डेल्टा Ng पॉजिटिव का मतलब प्रोडक्ट साइड मोल ज़्यादा होने चाहिए, किससे? रिएक्टेंट साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब लास्ट लेक्चर में तुमको सब पढ़ाया है। अब यहाँ पे देख लो, इसके 2 मोल, इसके कितने? 1 मोल, 3 मोल हो गए प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट के 2 मोल है। यहाँ पे देख लो, इसके 1 मोल, इसके कितने हैं? 2 मोल, निगेटिव। 2 मोल 0 इक्वल हो जाएगा। इधर रिएक्टेंट के 4 प्रोडक्ट के 2 मोल, ये भी क्या हो गया? निगेटिव। तो यहाँ पे डेल्टा Ng निगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा Ng 0 है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। कह रहा है फॉर ए रिएक्शन 2NH3 प्लस N2 प्लस H2 यूनिट ऑफ Kp। तुमको हमेशा कहा था कभी भी Kp और Kc का यूनिट पूछे, क्या पूछे? यूनिट ऑफ Kp या क्या पूछे? Kc। तो Kp मतलब प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटमॉस्फेयर, और हमेशा टू द पावर डेल्टा Ng। और अगर Kc पूछता तो मोल पर लीटर टू दी पावर क्या बेटा? डेल्टा Ng। तो Kp पूछा है तो एटमॉस्फेयर टू दी पावर डेल्टा Ng। अब तुम इसका डेल्टा Ng निकाल दो। क्या निकालो? कितना है प्रोडक्ट साइड? 3 + 1 4, 4 - 2, बोलना यस, कितना आ गया? 2। तो एटमॉस्फेयर टू दी पावर 2, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डिफिकल्ट है क्या? क्या कोई डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो? बोलो ना हाँ ना। इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, क्या दिया हुआ है तुमको? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, मतलब क्या दिया हुआ है? Kb दिया हुआ है, कितना बेटा? 7.5 इंटू 10 के पावर -4 दे रखा है। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है? K इक्विलिब्रियम 1.5। तो K इक्विलिब्रियम किसका रेशियो होता है? तुम कहोगे सर K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, इसी का रेशियो होता है। तो अपने को बैकवर्ड दिया है तो अपने को क्या पूछा है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड पूछा है। तो यहाँ से K फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम इनटू K बैक। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? K इक्विलिब्रियम कितना है? 1.5 इंटू 7.5 इंटू 10 के पावर -4।
तो जो भी ऑप्शन होगा 10 के पावर -4 के टर्म्स में होगा, बोलो ना हाँ है ना। और 1.5 मतलब कितना होता है, 1.5 गुना, 7 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 10 के अप्रॉक्स कुछ होगा, बोलो ना। 7.5 का अगर आप 1.5 गुना करोगे 7.5, तो 7 का ही 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग, मल्टीप्लाई 5 है, तो ये वैल्यू कुछ 10 से तो ग्रेटर होगी, इंटू 10 के पावर -4। अब 10 के पावर 4 में 10 के अप्रॉक्स वैल्यू, ये तो नहीं होगा, ये 9 से तो ग्रेटर वैल्यू होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो 11.2, इसको क्या लिख सकते हो, 11.2 इंटू 10 के पावर -4 लिख सकते हो, तो यही वैल्यू तो मैच कर रही है। नहीं तो तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना, बोलो ना। अपने कोई अप्रॉक्स आंसर ढूंढना था 4 में से। तो मेनली अब हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ के सी एंड के पी, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। बेस यही है आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। आप ध्यान से लेक्चर को समझ के नोट्स बनाइएगा। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।